हेलो एवरीवन। आज हम डॉक्टर जीनी सोनी सर से मिलने आए हैं। सर ने BHMC किया है JHMC भोपाल कॉलेज से। सर से आज हम होम्योपैथी के जो क्वेरीज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और होम्योपैथी के जो भी गलत धारणा है उनको दूर करेंगे। सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर क्या होम्योपैथी के जरिए एलर्जी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है परमानेंटली? बिल्कुल। सबसे पहले तो ऐसा है कि एलर्जी हो या ऑटोइम्यून डिसीज़ हो या सर्दी बुखार हो या कैंसर हो, होम्योपैथी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इंडिविजुअल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप हो या फिर एक और कोई और व्यक्ति है, मान लेते हैं उसको सर्दी ज़ुकाम है, तो जैसे ब्रायनिया है, ठीक, ये दवाई है, तो इसके अंदर 12,000 सिम्टम्स हैं। तो वो सर्दी जुकाम वाले को भी सही कर सकती है, एलर्जी वाले को भी कर सकती है और कैंसर वाले को भी सही कर सकती है, बशर्त तीनों लोग ब्रायोनिया वाले इंडिविजुअल हों। जी। तो होम्योपैथी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम बीमारी का नाम ना देखते हुए हम इंसान को देखते हैं। तो बीमारी कोई भी हो, वो होम्योपैथी अगर अपनी सही दवाई है, सही पोटेंसी है, सही रिपीटिशन है, तो वो सारी बीमारियों को क्योर कर सकती है परमानेंटली। तो एलर्जी का जैसे आपका क्वेश्चन था, तो बेशक एलर्जी को अगर एक बार सही कर दिया गया, सही दवाई देकर वो सही इंडिविजुअल मिल गया जिस लिए वो आया था, तो हम लोग परमानेंट सही कर सकते हैं उसको। एलर्जी भी हो रही छोटे छोटे बच्चों में, जो अभी बॉर्न हुए 1-2 साल के, उनमें भी एलर्जी हो रही है। तो होम्योपैथी इस पे कैसा वर्क करती है? अब अगर आपने बात करी 1 साल का और एक होता है 10-15 साल का बच्चा, जी। तो 1 साल के बच्चे से अपन कुछ ले नहीं सकते कि स्टेकिंग में, है ना, हाँ। कि उससे पूछे कैसा लग रहा है कैसा जी। नहीं। उसकी मदर की हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बता सकते हैं कि इसको या तो बचपन से पैदा होने के बाद से ये दिक्कत थी जी। या अभी अभी एक्यूट में, ये 10-15 दिन में बारिश हो गई और ये तब से बह रहा है। तो वो सिर्फ साइंस, ऑब्जर्वेटिव सिम्टम्स और थोड़ी बहुत हिस्ट्री पे हमको जो थोड़े बहुत सिम्टम्स मिलते हैं उस पर हमको शॉर्ट रेमेडी निकालना पड़ती है। जी। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट पड़ जाता है। तो उसके लिए फिर वो अलग अलग बुक्स हैं, क्लार्क है, एलन है, बर्नेट है, ऐसे करके अलग बुक्स हैं, एक्यूट रिपर्टरी है, उनका यूज़ करना पड़ता है ऐसे बच्चों के केसेस में। पर अल्टीमेटली आंसर सिंपल है, बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, अगर ये मेडिसिन से क्योर होना है तो वो क्योर करके रहेगी। अब ये होता है कि पोटेंसी सिलेक्शन, जो पावर हम होम्योपैथी में पावर बोलते हैं, एलोपैथी में वो मिलीग्राम ग्राम के हिसाब से वो होता है, क्योंकि मटेरियल डोज है। हमारे उसमें पावर के नाम से होती है पोटेंसी, 30 CH, 30 CK, 30D, ऐसे अलग अलग सेंटीसीमल स्केल और अलग अलग लोगों ने प्रिपेयर किया मेडिसिन के नाम। तो बच्चों में अक्सर कम से यूज़ करते हैं क्योंकि ससेप्टेबिलिटी की एक रोल होता है उसके अंदर। वो लेमन के लिए, अगेन वो लेमन के लिए ना होते हुए होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को समझेंगे इस चीज़ को। तो 6 आती है, 12 आती है, 30 ये छोटी पोटेंसीज कहलाती हैं ना। कुछ 1x 2x 3x भी होती हैं जो बायो कॉम्बिनेशन बायोकेमिक में आती हैं। वो वाले एरिया पे हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि बच्चे को एग्रावेशन वगैरह, एग्रावेशन अगेन होम्योपैथिक मेडिसिनल एग्रावेशन या डिसीज एग्रावेशन उसको समझकर देखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम बच्चों को, अब अगेन फीमेल, तो फीमेल में भी बच्ची है, बूढ़ी है, प्रेग्नेंट है, क्या है, वो सब ससेप्टिबिलिटी का खेल समझकर देना पड़ता है कि कहीं पे उसको दिक्कत ना हो हमारी मेडिसिन से। सर एलर्जी हेरिडिटरी भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। इंट्रिंसिक एलर्जी जो होती हैं, कॉन्जेनाइटल एलर्जीज, तो जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड से। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। बाहर की चीज़ें, अंदर की चीज़ें, ठीक है, एक्सोजीनस एंडोजीनस। तो एंडोजीनस जो होते हैं वो जीन से आते हैं, है ना, एक डायथिसिस लेके आते हैं कि ये मेरे पापा को अगर मान लेते हैं डायबिटीज़ है, तो उसका एलील, उसके जीन्स पूरे हमारे कोड होकर बच्चे में आ जाते हैं, ठीक है। डोमिनेंट रेसेस से वो अलग रहता है, आ जाते हैं। अब उनको बाहर दिखाने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, वो होता है बाहर का। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बाहर का एनवायरनमेंट से और अपने अंदर की चीज़ मिलाकर बनता है। जैसे हम उस एनवायरनमेंट में आते हैं, मान लेते हैं कि मेरी पूरी फैमिली में बरसात से हमेशा सबको दिक्कत, अर्टिकेरिया हो जाता था, शीत जिसको बोलते हैं। किसी को जुकाम, हर बरसात में, चाहे भीगे ना हो, बरसात शुरू हुई उनकी जुकाम, खांसी, बुखार शुरू, ये एक बन जाती है उनके अंदर टेंडेंसी, और वही बच्चे में बन गई। तो ये हो गया अंदर, और जैसी एनवायरनमेंट में बरसात आई वो एक्टिवेट हो जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। होम्योपैथ को बस यही ऑब्जर्व करना था, ये हिस्ट्री में पूछ लिया, फैमिली हिस्ट्री से पूछ लिया, ऑब्जर्व कर लिया, एनवायरनमेंट चेक कर लिया, चेंजेस कब से आए वो देख लिए, इतना सारा डेटा मिल गया। अब डेटा मिल गया तो अब अच्छी दवाई निकाल दो, तो आपकी नॉलेज के हिसाब से। ऐसी कंडीशन में भी अच्छी काम करते हो? बहुत अच्छी, चाहे वो
कंजेनाइटल अस्थमा हो, चाहे वो ये वाली एलर्जी हो, तो ऐसे आप जब हिस्ट्री देखते हो ना तो पीछे मिल जाता है कभी कभार, और नहीं मिलता तो उसको अभी टेंडेंसी बनी है, अभी बनी है, एक्यूट में है, या अभी 5 साल पुरानी क्रॉनिक बन गई है क्योंकि एनवायरनमेंट में ऐसे रह रहा था वो, या कोई और मेंटल कॉज, ज़रूरी नहीं है ये फिजिकल एनवायरनमेंट की कॉज की बात करें, एक मेंटल कॉज भी होता है, वो फिर थोड़ा डीप लेवल पे चले जाते हैं अपन, डिल्यूजन, सेंसेशन, उस पे, पर मेंटल कॉज कोई भी समझ लो अपन, ठीक है। एक एक्सेस होती है PNEI एक्सेस, साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सेस। साइको दैट इज मेंटल स्ट्रेस, कोई भी साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेस। न्यूरो और एंडोक्राइन अपना कोऑर्डिनेट काम करता है, एक साथ काम करता है, तो वो न्यूरॉन्स पे एक्ट करते हुए एंडोक्राइन पे हार्मोनल चेंजेस लाके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया, और वहाँ भी बीमार पड़ गया वो भाई। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ऐसे PNEI एक्सेस से हम बीमार पड़ते हैं, और फिर ऐसे करके हम सही भी होते हैं। तो कोई भी चीज़ हो कर सकते हैं हम सही। तो एक एलर्जिक राइनाइटिस का केस था, ठीक है, ये था 7-8 साल पुराना। तो ये केस एक्चुअल में मैंने पिछले साल क्योर किया है। तो मेरा दोस्त है साथ में, उसी के जीजाजी का केस था, तो उन्होंने कहा कि ये बताते करते नहीं है, तुम ले लो। मैंने लिया केस, 30 मिनट्स के आसपास की केस टेकिंग करी। अब सामने वाले को पूरा अपन ने केस टेकिंग करके उसको इंडिविजुअलाइजेशन करके उसकी रेमेडी निकाल दी, ठीक है। तो रेमेडी, अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर स्पेसिफिक रेमेडीज कुछ हों एलोपैथी की तरह, लेवोसिट्राजीन है, मोंटेलुकास है, कि ऐसी कोई स्पेसिफिक रेमेडी जो एलर्जी भी काम करे, तो उसका आंसर है नहीं। अल्टीमेटली वही क्वेश्चन आ गया कि एलर्जी थी, उसको मतलब ही नहीं करता हमें। वो व्यक्ति बीमार था, उसकी हमें सारे सिम्टम्स लेने हैं, सिम्टम्स के बाद उसकी मैचिंग रेमेडी लेनी है, बात खत्म। तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकल के आई जो बहुत दूर दूर तक कनेक्ट नहीं करती एलर्जी से, वो थी कैलकेरिया फ्लोर। अब कैलकेरिया फ्लोर लोग अक्सर जो पढ़ते हैं तब वो हार्डनेस, इंड्यूरेशन, ग्लैंडुलर अफेक्शंस वाले जो बहुत कड़क हो चुके हैं, ब्रेस्ट वगैरह, या फिर हड्डियां बढ़ जाती हैं, तब जैसे कैलकेरिया स्पर बोलते हैं उसको, वो कंडीशन में सोचते हैं सब लोग। मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा ये इंडिविजुअल कैलकेरिया फ्लोर का पूरा मिल रहा है, अब हमको इसको ये प्रिस्क्राइब करना है। पर हम में जब मालूम पड़ा कि उसने ऑलरेडी प्रीवियस होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ले चुकी हैं, कहीं से आराम नहीं मिला उनको, तो ऐसी कंडीशन में एक लाइन दे रखी होती है, व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स यूज नोसोर्स और सारकोट्स। तो एलर्जी के लिए हमारे पास एक सारकोट स्पेसिफिक ज़रूर है, वो है हिस्टामिनम। तो मैंने उनको हिस्टामिनम 200 के डोज दिए, 2 सुबह शाम एक ही दिन। उसके बाद असेंडिंग पोटेंसी में कैलकेरिया फ्लोर 30, 200 और 1 mg, क्योंकि कंफर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मिल चुका था मुझको मेरे केस के अकॉर्डिंग। और कंफर्म कैसे हुआ, सेंसेशन मेथड एक मेथड है, एक डीप केस टेकिंग एनालिसिस करके उसमें होता है, तो उससे मुझे कंफर्म हो गया था। तो वो व्यक्ति को 3 मंथ के आसपास मेडिसिन चली थी, और 3 मंथ में उनको काफ़ी 90% 80% इम्प्रूवमेंट मिल चुका था। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर दी थी, क्योंकि क्या था कि मैं मेडिसिन यहाँ से बेचता था, वो बोलते थे कि आप पैसे नहीं लेते। मैंने कहा अब आप मेरे फ्रेंड के वो, तो मैं क्यों लूँ। तो ऐसे करके फिर उन्होंने मेडिसिन मंगाना बंद कर दिया कि नहीं हम आपसे नहीं मंगा रहे, अब हम सही हो गए कंटिन्यू। तो अभी उसके बाद भी मैंने 6 महीने 8 महीने बाद फॉलोअप लिया कि आप कैसे हो, कैसा है, तो उन्होंने बोला तब से लेके अभी तक दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम क्या थी कि वो खेती में थे, खेती मिल वगैरह में काम करने जाते थे। जैसे ही वो जाते थे तो उनको वो पोलन से या उनके डस्ट पार्टिकल से किसी से भी बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती थी, और जब वो आना शुरू होती तो 14 दिन तक लगातार छींकने लग जाते थे, लगातार जितने दिन छींक सकते थे, सुबह शाम अच्छा खासा। और सन बनना नहीं लगा था, एक नाक बंद हो जाती थी, एक खुली रहती थी, फिर अगले दिन ये बंद ये खुली, तो ऐसे पिक्यूलियर सिम्टम्स भी काफ़ी मिले। अब उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल, अब जैसे ये जो पार्ट मैं जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट लेमैन के नाल होते हुए वो इम्पोर्टेंट हो गया होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए कि क्या समझा। तो ये तो चलो एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स थे, पर कुछ अनकॉमन भी मिले। इम्पॉर्टेंट था उनके ड्रीम्स वाला पार्ट, उनकी बॉडी में हिस्ट्री में कैलकिनिया स्पर मिलना पैरों में, फिर उनके साथ कैलकेरिया का जो टिमिडिटी है, शर्मीलापन है, साइकोसिस, मायाज्म की जो एक्सपीरियंस लेवल था, वो सब चीज़ें मिली। ऐसे करके मैंने एनालिसिस करी, एवेल्यूशन किया, रेपर्टराइजेशन में भी कंफर्म किया, फिर मैंने ये मेडिसिन दिया, तो वो क्योर हो चुके हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पे भी आप दिखा सकते हैं मेरे जो मैंने जिस दिन केस लिया था तो उसका फोटोग्राफ्स किया, प्रिस्क्राइब किया, फॉलोअप वगैरह, वो मैं बताइए कि आपका कैसा क्या क्या स्थिति थी, क्या क्या समस्याएं थी और क्या क्या हुआ। खुजली वगैरह चलती थी, वो सुबह उठते से ही, और मेरे पेट में और पीठ पे
वो खत्म हो गई। नहीं, क्या क्या होता था, क्या क्या लक्षण थे वो बताइए थोड़ा सा। तो मैं उठता था तो वैसे मेरे को खुजाना पड़ता था आगे पीछे दोनों तरफ, वो खत्म हो गई। कहाँ कहाँ खुजाना पड़ता था? पेट पे और पीठ पे, और बस बाकी के था नहीं। अच्छा, फिर क्या क्या हुआ? और उसके बाद से मेरे को काफी आराम हो गया, आराम ही हो गया तुरंत। कैसे हुआ आराम, क्या क्या हुआ? ये आप ही की गोलियां थी उनसे मेरे को आराम हुआ। मतलब कौन सी गोलियां थी, एलोपैथी थी, होम्योपैथी थी? होम्योपैथी। अच्छा, ठीक है। अभी स्थिति कैसी है, मतलब वहाँ बीमारी से लेके आज तक में कितने महीने में ट्रीटमेंट हुआ, कैसा क्या, वो थोड़ा बताइए। मेरा 3 महीने इलाज हुआ हम्म, आपका क्या, और मेरे को पूरा लाभ हो गया। अच्छा, 100% आराम है कि 90% है, 95? 100%। अब बिल्कुल खुजली नहीं है? हाँ, चलिए ठीक है। और कमजोरी वगैरह कुछ? कमजोरी तो कह रहा एज के कारण है थोड़ी बहुत। हाँ क्या वो तो टाइम लगेगा, उसमें तो बताया दिया था आपने पहले हाँ कि वो दवा से ठीक नहीं होगी, ऑटोमेटिक ही प्राकृतिक ही हो तो। हाँ अब 77 में आ गया उस समय हाँ। क्या, हम्म। तो इस उम्र में तो लोग बाग खड़े भी नहीं होते, तो बाकी मैं चल भी अच्छे से रहा हूँ। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ओके। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। सर जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको होम्योपैथिक मेडिसिन चलाई 1 महीने 2 महीने, पर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर वो आपसे फर्दर मेडिसिन क्यों ले, या फिर वो डॉक्टर चेंज करे, तो क्या क्या सही रहेगा? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, सबसे पहली गलती होम्योपैथ की है, जी पेशेंट की उतनी गलती नहीं है। होम्योपैथ की गलती कहाँ गई, केस टेकिंग अच्छी नहीं करी उसने, या तो जी पेशेंट सही नहीं हो रहा है तो मतलब होम्योपैथ ने केस टेकिंग अच्छी नहीं करी, या उसको आती नहीं है केस टेकिंग उतनी अच्छी करना, डीप जाना, मतलब कुछ आलसी होते हैं। जी एंग्जाइटी आई, ओके आर्सेनिक दे दो। हाँ अच्छा, चलने में दिक्कत आराम लग जाती है, बैठने में दिक्कत बढ़ जाती है, ओके पहला एग्रेवेशन हो जाता है, रेस्टॉक्स दे दो। बिल्कुल हवा हवा में जल्दबाजी के चक्कर में थेरेप्यूटिक नाम से देना, ये बोल के कि मैं गांव में रहता हूँ, गांव में बताते नहीं है, वो आपने धारणा बना रखी है, आप पूछते नहीं हो, केस टेकिंग नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका पेशेंट सही नहीं हो रहा है, आपके पास सही दवाई नहीं आ पा रही है। हाँ ये एक सबसे पहली गलती है। दूसरी गलती पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, वो वन साइडेड डिजीज का व्यक्ति था, उसको थी ही नहीं कुछ, उसको सिर्फ वार्ड था यहाँ, हाँ आप दिए जा रहे थे, अब इसको वार्ड यहाँ था, हाँ वो बोल रही थी कि भैया वार्ड से करो, तुम उसको दे रहे थे थूजा, डलका मारा या फिर कॉस्टिकम, तुम उसको थेरेप्यूटिक पे देते रहे, चलो थेरेप्यूटिक नहीं दे पाए, तुमने और दूसरी थेरेप्यूटिक दी या कुछ और दिया, 8 महीने हुए सही नहीं हो पाई, अब काहे के लिए रोकेगी वो? 8 महीने से आपको 1000 रुपये, 500 रुपये, 200, जितने भी आप चार्ज कर रहे हो दे रही है, आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, सही नहीं कर पा रहे हो, इवन दो वो वन साइडेड है, तो फिर कैसे होगा? बिल्कुल तो आपको अल्टीमेटली अपनी ही नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि मैं क्यों ना उसकी स्टेट दवाई दे दूँ, ऐसा कोई कॉज ढूंढ लूँ जो इसके बाद से उसको वार्ड आया हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ढूंढ लूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूरी थोड़ी ना पेशेंट ही बताएगा सब कुछ, आप ऑब्जर्व भी तो कर सकते हो, ऐसे करके बैठी है, ऐसे पैर पे पैर रख के बैठी है आपको कैसी नीची नज़रों से देख रही है, प्लेटिना है कि कौन है सीपिया है, बता रही है कि मेरे को तो काम करना पसंद है, नक्सों में कहा है कि मेरे से फालतू क्वेश्चन मत करो, कितने क्वेश्चन करते हो यार। जी इतने से ऑब्जर्वेशन पे भी आप कर सकते हो ना, जरूरी नहीं है पेशेंट सब कुछ अपने बारे में बताए मुंह से, आप ऑब्जर्व करके भी समझ सकते हो ना, हाँ इवन दो वन साइडेड था। तो ये चीज़ें हैं अल्टीमेटली, आपकी नॉलेज ऑफ ऑर्गेनल, नॉलेज ऑफ मटेरियल मेडिका, खुद की स्किल्स, क्योंकि केस टेकिंग ये सब चीज़ें आर्ट है, जी साइंस वाला पार्ट तो है अपने होम्योपैथी में, हाँ लेकिन हमारा तो आर्ट है ना निकलवाना। बिल्कुल चलो नहीं निकलवा पा रहे तो ऑब्जर्वेशन भी तो एक आर्ट है ना, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सही बात। एक एक जो स्कल्पचर होता है आर्टिस्ट का, उसमें आदमी खड़े होकर 1 घंटे तक क्या करता है, दूसरा व्यक्ति जो आर्टिस्ट नहीं है वो तो कहेगा क्या देख रहा है 2-4 लाइनों को, बट जो आर्टिस्ट है वो डीप डाइव कर लेता है उस चीज़ में कि ये देखो लाइन, ये समुद्र से कनेक्ट कर लेगा, वो किसी चीज़ से नेचर से कनेक्ट कर लेगा, हाँ वो होता है आर्ट। ये हमारी गलती है, पेशेंट की उतनी है, अगर वो नॉन कोऑपरेटिव है तो उसकी है, इडियोसिंक्रेटिक है या कुछ और दिक्कत है तो उसकी है, ज़्यादातर हमारी रहती है अगर हम पेशेंट को सही नहीं कर पा रहे हैं तो एक और पॉइंट है इसमें कि व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडीज फेल, कि डॉक्टर सही कर रहा था, वो सही दवाई दे रहा था, है ना, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई भी सही सिलेक्ट करने की कोशिश करी, उसके पास वाले भी गई, फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम लग रहा था, लाइकोपोडियम दी, लाइकोपोडियम के आसपास वाला उसने सोचा नक्सवामिका है, नक्सवामिका के आसपास वाला सोचा ब्रायनिया है, और उसके आसपास की उसने एजारक्टिका इंडिका भी सोच ली, हेलोनियस डायो का भी सोच ली, है ना, उसने सब सोच ली, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा था, पार्शियल से मिनिमम के आसपास चल रही थी। तब फिर वो सोचता कि यार व्हेन ऑल वेल सिलेक्टेड रेमेडीज फेल, मैं नोसोड सार्कोट्स को यूज़ करके वो मायोस्मेटिक ब्लॉकेज हटाऊं, तो ऐसे 2-3 मंथ हो जाते हैं पेशेंट को। तो ये है कि पेशेंट को भी एक, अगर क्रॉनिक बीमारी लेके आ रहा है 10 साल, हाँ तो एक डॉक्टर को मिनिमम 6 महीने तो उसने देने चाहिए ओके पेशेंट के पार्ट पे, ऐसा नहीं कि 1 मंथ में आराम नहीं मिला फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया,
फिर तीसरे पे गया, फिर चौथे पे गया, कहीं आराम नहीं मिल रहा। अगर तुम्हारी बीमारी 5 से 10 साल पुरानी है, तुम 10 साल की बीमारी कोई और सही तो कर पा नहीं रहा, तुम ऑलरेडी सब जगह से आ गए थक हार के। अगर आए हो, कम से कम 6 महीने तो दो सामने वाले को वाला पार्ट करने पे कि वो सही सही दवाई दे रहा है, फिर भी एक नहीं हो रहा है तो वो नोस और सारकोट के बारे में सोचे। मेरे जैसा तो सोचता नहीं है, वो पहले दे देता है अगर मेरे को लगता है मियाज में मिल गया मेरे को, तो मैं एक पहली बार में ही देके उसको सही करता हूँ मेरे पे, क्योंकि मेरे को वो रिस्क नहीं रखना कि पेशेंट को मैं 2-3 महीने रोक के रखूँ कि नहीं वो तब दूंगा, पहले दे देता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं लगती। तो ऐसा है, ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ हमारी गलती नहीं थी, यहाँ तो आपके मायोस्मेटिक ब्लॉकेज था इसलिए।